आज के दोनों एडिटोरियल अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ और उसके प्रभाव और उसके होने वाले नुकसानों के बारे में हैं। देखते हैं पहला एडिटोरियल कहता है कि अमेरिका की सरकार ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। पहले 25% का टैरिफ लगा था 30 जुलाई को, और उसके कुछ हफ्तों के बाद फिर से 25% का टैरिफ लग गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टैरिफ की। टैरिफ क्या होता है? तो टैरिफ एक प्रकार का कर है। किन चीज़ों पर लगता है? तो टैरिफ एक प्रकार का कर है जो लगता है देश में आयात होने वाली वस्तुओं पर। इससे दूसरे देशों से आने वाली चीज़ें हमारे देश में महंगी हो जाती हैं, और हमारे देश का उपभोक्ता इन आयातित महंगी चीज़ों को छोड़कर अपने देश में बनी सस्ती चीज़ों को खरीदना शुरू कर देता है। इससे हमारे देश में आयात कम हो जाता है और अपने देश में जो बनी हुई चीज़ें हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है भारत के ऊपर, लेकिन भारत ने इसके खिलाफ कोई आक्रामक बयानबाजी नहीं की है, एक सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। अक्सर ऐसा होता है कि जब एक देश दूसरे देश पर उग्र होता है या टैरिफ लगाता है तो दूसरा देश भी बदले की भावना से काम करता है, लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि अमेरिकी व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भी एक भड़काऊ बयानबाजी की है। उन्होंने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध दरअसल मोदी का युद्ध है, क्योंकि इससे भारत को फायदा हो रहा है और भारत रूस को तेल खरीदकर इस युद्ध की फंडिंग कर रहा है। लेकिन भारत ने इस पर भी कोई उग्र बयानबाजी नहीं की है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर जो बात चल रही थी वह रुक गई है, लेकिन भारतीय अधिकारी अभी भी आशावान हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत भले ही अभी रुकी हुई है, बातचीत अभी नहीं चल रही है, लेकिन बातचीत बंद नहीं हुई है। यहाँ तक कि भारत पर जो अतिरिक्त 25% का पेनाल्टी टैरिफ लगा है उसके कारण भी बातचीत में बाधा नहीं आएगी, और भारत एक जिम्मेदार व्यापार साझेदार की तरह अपने व्यापारी साझेदार यानी कि अमेरिका के साथ सभी व्यापार मुद्दों पर बात करेगा, इन मुद्दों को हल करेगा और जल्दी ही एक नया समझौता होगा। यदि भारत अपनी ओर से बातचीत बंद करता है तो इससे भारत को नुकसान होगा। भारत पर जो 50% का टैरिफ लगा है उससे भारत में ज्वेलरी, गारमेंट्स, फुटवियर, फर्नीचर और सी फूड जैसे उद्योगों पर बुरा असर पड़ रहा है। यदि भारत और अमेरिका में कोई बातचीत नहीं होती, भारत अमेरिका में कोई सौदा नहीं होता, टैरिफ कम नहीं होता, तो यह नुकसान होता रहेगा और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि भारत सरकार स्वयं को और भारतीय उद्योगों को झूठा आश्वासन नहीं दे रही है, बल्कि इस कठिन स्थिति का सामना करने के लिए तैयारियां कर रही है। अमेरिका के टैरिफ से उन भारतीय उद्योगों पर बुरा असर पड़ेगा जो अपना माल भारत में बनाते हैं और अमेरिका में बेचते हैं। भारत सरकार इन उद्योगों को वित्तीय मदद दे सकती थी, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि नुकसान के सामने यह मदद कुछ भी नहीं है, नुकसान इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। सवाल यह है कि अमेरिका और भारत के बीच कितना व्यापार है, इसमें से निर्यात कितना है और कौन से क्षेत्र इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। आंकड़ों की माने तो भारत और अमेरिका के बीच लगभग 130 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है, और इस रकम का लगभग 2/3 भारत से एक्सपोर्ट होता है और 1/3 इंपोर्ट होता है। भारत से रत्न, आभूषण, दवाइयाँ, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान अमेरिका को निर्यात होता है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यूएस भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार देश है, और इस टैरिफ से भारत के डायमंड पॉलिशिंग उद्योग जो कि सूरत में है उसको बड़ा नुकसान होगा। नोएडा, सूरत और तिरुपुर के कपड़ा उद्योगों को नुकसान होगा। पुणे, गुरुग्राम के ऑटो उद्योग को नुकसान होगा, और केरल और आंध्र प्रदेश के सी फूड को बड़ी मात्रा में नुकसान होगा, नुकसान हो रहा है, और यदि कोई बात नहीं बनी तो और ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। तो जैसा कि हमने आंकड़ों में देखा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार में भारत एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है, तो इससे अमेरिका को व्यापार घाटा होता है और भारत फ़ायदा कमाता है, और टैरिफ लगने का यह भी एक बड़ा कारण है। यहाँ एक गणित समझना ज़रूरी है।
कि भारत की कुल जीडीपी में 20% हिस्सा निर्यात से आता है। इसका मतलब है कि हम हमारी 20% कमाई विदेशों में माल बेचकर करते हैं। इस पूरे निर्यात में, सिर्फ निर्यात में, इस पूरे निर्यात में, निर्यात में 20% सामान सिर्फ अमेरिका को जाता है। और जो टैरिफ लगा है 50% का, उससे लगभग 60% चीज़ें प्रभावित होंगी, क्योंकि 60% चीज़ों पर यह 50% का टैरिफ लगा है। 40% इससे छूट गई हैं, और इन 40% चीज़ों में है फार्मा, फ़ोन और लैपटॉप जैसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत अमेरिका को होती है। वहाँ पर इनकी डिमांड ज़्यादा है और इनको लेकर अमेरिका रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए इन चीज़ों को छोड़ दिया है टैरिफ में। लेकिन 60% चीज़ें हमारे द्वारा एक्सपोर्ट की जाने वाली अमेरिका को, उन पर टैरिफ लग चुका है। अब अमेरिका को होने वाला निर्यात भारत की जीडीपी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, हमें इससे कमाई होती है। इसलिए भारत फिलहाल समझदारी से, धीरे धीरे, सधे हुए कदमों के साथ इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है। कोई भड़काऊ बयानबाजी नहीं कर रहा है, न ही भारत ने रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की है। जो पहले से टैरिफ थे वही हैं, तो यह एक अच्छी बात है। अमेरिका के टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए भारत अपने प्रयास कर रहा है। भारत सरकार कोशिशें कर रही हैं, जिनमें सबसे पहली कोशिश है, चीन से बातचीत चल रही है, और साथ ही यूरोप और लैटिन अमेरिका की बाज़ारों में भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। दूसरा प्रयास भारत ने यह किया कि भारत में जीएसटी दरों में कटौती की है। इससे टैक्स में कटौती होगी और वस्तुओं की कीमतें कम होने की संभावना है, और डिमांड बढ़ने से जो चीज़ें अमेरिका में बेचने के लिए रखी हैं वे भारत के घरेलू बाज़ारों में खपत होने की संभावना है। चौथी बात यह है कि भारत चीन से भारत में आने वाली एफडीआई पर जो प्रतिबंध लगा है उसे भी खत्म करने का प्रयास कर रहा है। कोविड-19 काल में चीन से आने वाली एफडीआई पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। सवाल है कि यह ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों अमेरिका ने भारत के ऊपर इतना बड़ा टैरिफ लगाया है जबकि बाकी देशों पर टैरिफ कम है। तो इसका पहला कारण तो यही है कि अमेरिका को भारत से व्यापार में व्यापार घाटा होता है। कुल व्यापार में भारत एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है। भारत को फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है और अमेरिका लगातार नुकसान उठा रहा है। दूसरा कारण है रूस। अमेरिका आरोप लगा रहा है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, जिससे रूस को फ़ायदा हो रहा है, और रूस इस फायदे का उपयोग यूक्रेन में कर रहा है। अमेरिका रूस पर दबाव बनाना चाहता है, इसलिए अमेरिका रूस के व्यापार भागीदारों पर टैरिफ लगा रहा है, टैक्स लगा रहा है, ताकि उन देशों को भी फायदा न हो, वहाँ से एक्सपोर्ट कम हो, और फिर रूस पर भी दबाव बनाया जा सके। की पॉइंट्स के थ्रू एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ फैक्ट्स और फिर एमसीक्यू देखेंगे। तो कहानी कुछ ऐसी है कि अमेरिका ने भारत के ऊपर पहले 25% का टैरिफ लगाया और फिर बाद में 25% का पेनाल्टी टैरिफ और लगाया। ये जो अतिरिक्त 25% का शुल्क लगा है वो रूस से तेल खरीदने के कारण जुर्माने के तौर पर लगा है। इतना ही नहीं, अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने भारत के खिलाफ कुछ कड़वे बयान भी दिए हैं, लेकिन भारत ने सधी हुई संतुलित प्रतिक्रिया ही दी है। भारत कह रहा है कि व्यापार समझौते पर बातचीत रुकी हुई है, लेकिन अभी बंद नहीं हुई। उम्मीद है कि बातचीत होगी और कोई समझौता होगा। भारत उद्योग जगत को झूठे आश्वासन नहीं दे रहा है कि जल्दी ही टैरिफ हट जाएगा, बल्कि इस समस्या से निपटने के लिए उद्योगों को तैयार कर रहा है। दूसरी तरफ चीन, यूरोप और लैटिन अमेरिका में संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। भारत में जीएसटी की दरों में कटौती की है ताकि भारत में खपत बढ़ सके और जो चीज़ें अमेरिका में बेचने के लिए रखी हुई हैं उद्योगों के पास, वे भारत में बिक सकें। पैसे का गणित समझें तो भारत की जीडीपी का 20% हिस्सा निर्यात से आता है और कुल निर्यात का 20% हिस्सा, लगभग 20% हिस्सा अमेरिका को जाता है। अमेरिका को होने वाले निर्यात को यदि क्षेत्रवार देखें तो मशीनरी क्षेत्र में 1,68,000 करोड़ का निर्यात होता है, इलेक्ट्रॉनिक में 1,28,000 का, ड्रग और फार्मा में 92,000 का, जेम्स ज्वेलरी में 87,000 का, रेडीमेड गारमेंट्स में 82,000 का, केमिकल्स में 37,000 करोड़ में है सारे आंकड़े कि 37,000 करोड़ का, और पेट्रोलियम में पेट्रोलियम उत्पादों का 36,000 करोड़ का निर्यात होता है।
अमेरिका के टैरिफ से लगभग 60% चीज़ें प्रभावित हुई हैं, 40% चीज़ों पर पहले जैसा ही टैरिफ बना हुआ है। इससे निपटने के लिए भारत चीन से बातचीत कर रहा है। भारत में जीएसटी की दरें कम हुई हैं। यूरोप और लैटिन अमेरिका में बाजार तलाशे जा रहे हैं। चीन से जो एफडीआई पर पाबंदी लगी थी उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय विशेषज्ञों ने भी सरकार से कुछ बुनियादी सुधार करने के लिए कहा है। इनमें सुझाव है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सरल बनाना, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के लिए एक सिंगल विंडो तैयार करना, एक्सपोर्ट पर टैक्स कम करना और टूरिज्म और वीज़ा के लिए प्रोसेस तेज करना। ये सारे प्रयास करके हम अमेरिका से होने वाले जो नुकसान हैं, टैरिफ से होने वाले जो नुकसान हैं, उसकी भरपाई कर सकते हैं। मेंस के लिए मॉडल क्वेश्चन हो सकता है कि भारत अमेरिका व्यापार संबंधों की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए संभावित रणनीतियों पर चर्चा कीजिए, जिससे वह शुल्कों के नकारात्मक प्रभाव को कम करते हुए अपने आर्थिक हितों की रक्षा कर सके। तो इस सवाल के जवाब में हमें सबसे पहले बताना है भारत और यूएस के व्यापार संबंधों के बारे में, फिर बताना है कि वर्तमान में क्या चल रहा है, क्यों यह मुद्दा चर्चा में है, उसके बाद इस स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है, अमेरिका के टैरिफ से पड़ने वाले प्रभावों और नुकसान की भरपाई कैसे हो सकती है। इन सभी बातों को हम आर्टिकल में, एडिटोरियल में देख चुके हैं। हमें पता है कि भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार संबंध कैसे हैं, कितना व्यापार होता है, भारत को इससे क्या फ़ायदा है और टैरिफ से क्या नुकसान हुआ है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। सुझाव भी जो दिए गए हैं वो हम इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि भारत सरकार इसके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है। एडिटोरियल को पढ़कर इस सवाल का जवाब आसानी से लिखा जा सकता है। एग्ज़ाम के लिए अमेरिका के बारे में कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो पहली बात तो यही है कि रूस का क्षेत्रफल विश्व भर में रूस और कनाडा के बाद तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। यानी रूस और कनाडा के बाद यूएसए तीसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, अमेरिका का तीसरा स्थान है। यहाँ की जलवायु के बारे में बात करें तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अलास्का में उपध्रुवी जलवायु से लेकर फ्लोरिडा में उष्णकटिबंधीय जलवायु तक पाई जाती है। यहाँ की शासन व्यवस्था संघीय है। अमेरिका का गठन राज्यों के बीच में एक समझौते का परिणाम है और अमेरिका एक संघीय राष्ट्र का क्लासिक उदाहरण है। अमेरिका में विश्व का सबसे पुराना संविधान लागू है, 1789 में लागू हुआ था। यहाँ की संसद द्विसदनी है। द्विसदनी संसद यानी कि यहाँ की संसद में 2 सदन है, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। सीनेट में 100 सदस्य हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 सदस्य हैं। सीनेट को हम हमारी राज्यसभा की तरह समझ सकते हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को हम लोकसभा की तरह समझ सकते हैं। यह राज्य और सरकार का मुखिया दोनों राष्ट्रपति ही होता है। यानी राष्ट्रपति ही राज्य का मुखिया भी है और सरकार का मुखिया भी है, जबकि भारत में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री है, राज्य यानी देश का मुखिया राष्ट्रपति है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ की करेंसी डॉलर है। यहाँ के उद्योगों की बात करें तो इसमें आईटी उद्योग, रक्षा उद्योग, एरोस्पेस उद्योग, फार्मा उद्योग, फिल्म उद्योग और ऑटो उद्योग प्रमुख उद्योग हैं। यहाँ की प्रमुख फसलें हैं मक्का, सोयाबीन, गेहूं और कपास। विश्व स्तर पर अमेरिका का अच्छा प्रभाव है। अमेरिका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य है और नेटो का संस्थापक सदस्य भी है। भारत और यूएसए के बीच में संबंध हमेशा से मधुर नहीं थे। पहले भारत रूस के ज़्यादा नज़दीक था, लेकिन 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद यूएस से भी दोस्ती होने लगी। आगे चलकर भारत और अमेरिका के बीच में 2008 में सिविल न्यूक्लियर डील हुई है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि भारत ने 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किए थे और इन परीक्षणों के बाद भारत के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगे थे। इस डील के बाद वे प्रतिबंध लगभग पूरी तरह से हट चुके थे। भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा सहयोग को लेकर कुछ समझौते हुए हैं, जिनमें कोमकासा, बेका और लेमुआ हैं। कोमकासा, बेका और लेमुआ और सिविल न्यूक्लियर डील इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन्हें बाद में ज़रूरत के हिसाब से पढ़ेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि भारत और अमेरिका के बीच में ये समझौते हुए हैं। क्वाड का सदस्य है यूएस, भारत भी क्वाड का सदस्य है और
अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। भारत से लाखों प्रवासी अमेरिका में रहते हैं, वहीं पर रोजी रोटी कमाते हैं, वहीं पर नौकरियां और उद्योग करते हैं। इनकी संख्या लगभग लगभग 45 लाख आकी गई है। इसके बाद आता है एमसीक्यू का सेक्शन। पहला सवाल है, दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि भारत के कुल जीडीपी का लगभग 1/5 हिस्सा यानी 20% हिस्सा निर्यात से आता है। बिल्कुल सही है, यह फैक्ट हमने पढ़ा ही था कि भारत की जीडीपी का 20% हिस्सा निर्यात से आता है, तो यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अमेरिका भारत के कुल निर्यात का लगभग आधा हिस्सा प्राप्त करता है। भारत से होने वाले कुल निर्यात में अमेरिका को होने वाले निर्यात का हिस्सा 20% है। तो इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए। दूसरा सवाल है, 3 स्टेटमेंट है। सवाल है कि भारत की हाल की व्यापारिक रणनीतियों के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट देखने हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया है। गलत है, नहीं किया है। दूसरा सवाल है कि भारत की हाल की व्यापार रणनीतियों के संदर्भ में चर्चा कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि भारत ने अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता को स्थायी रूप से समाप्त कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं किया है, तो स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, भारत का ध्यान निर्यातकों के लिए संभावित तरलता संकट को कम करने पर है। बिल्कुल सही है, सरकार का ध्यान है निर्यातकों को तरलता संकट को कम करना है, यानी कि उन्हें सस्ता ऋण उपलब्ध कराना है, ऋण के बदले में गारंटी देनी है। इस तरह की योजनाओं पर काम चल रहा है, तो यह स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, सरकार घरेलू उपभोग को प्रोत्साहन देने के लिए जीएसटी दरों में कटौती पर विचार कर रही है। बिल्कुल सही है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। उत्तर होगा ऑप्शन बी। तीसरा सवाल 4 स्टेटमेंट है और इसमें भारत की निर्यात संरचना के बारे में विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है कि भारत के कुल निर्यात का लगभग 20% हिस्सा अमेरिका को जाता है। बिल्कुल सही है, हमने देखा ही था। दूसरा स्टेटमेंट है कि अमेरिका को भारत के निर्यात में से लगभग 40% पर 50% का शुल्क का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, 40% चीज़ों पर 50% टैरिफ का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा स्टेटमेंट है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% शुल्क का असर सभी निर्यात क्षेत्रों पर समान रूप से पड़ेगा। नहीं, सभी क्षेत्रों पर समान रूप से इसका असर नहीं पड़ने वाला है, हमने देखा भी था। ऊपर वाले स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है कि 40% चीज़ों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, 60% चीज़ों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। चौथा स्टेटमेंट है कि अमेरिका के अतिरिक्त भारत चीन के साथ संवाद बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल सही है, भारत चीन के साथ बातचीत कर रहा है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। चौथा सवाल है असर्शन और रीजन वाला। कथन है कि भारत ने अमेरिका के शुल्कों और उकसावे वाले बयानों पर शांत और व्यवहारिक प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि भारत जानता है कि भावनात्मक प्रतिक्रिया या वार्ता समाप्त करना आर्थिक रूप से नुकसानदेह होगा। ऑप्शन ए सही है, कथन कारण सही है, कथन कारण में मेल खाते हैं, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। पांचवा सवाल, भारत के लिए अमेरिका के 50% शुल्कों के प्रभाव को कम करने हेतु सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है और इनमें से कौन सा उपाय भारत सरकार ने किया है। तो पहला उपाय, निर्यातकों को बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष सब्सिडी देना। नहीं, भारत सरकार बड़े पैमाने पर सब्सिडी नहीं देने जा रही है। दूसरा स्टेटमेंट है, सभी व्यापार वार्ताएं स्थायी रूप से समाप्त करना। नहीं, व्यापार वार्ताएं स्थायी रूप से समाप्त नहीं हो रही हैं। तीसरा उपाय है घरेलू उपभोग को बढ़ाने के लिए जीएसटी दरों में कटौती करना। यह फैसला भारत सरकार ने लिया है, ऑप्शन सी सही होगा। और चौथा उपाय है चीन के साथ पूरी तरह से व्यापार रोकना। नहीं, भारत पूरी तरह से व्यापार नहीं रोकने जा रहा है, तो चौथा स्टेटमेंट भी गलत है, पहला दूसरा भी गलत है, तीसरा सही है। उत्तर होगा सी। देखते हैं दूसरा एडिटोरियल। दूसरे एडिटोरियल में भी बात वहीं से शुरू हुई है। अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है और इस टैरिफ से अमेरिका में भारत की चीज़ें महंगी होंगी और अमेरिका की बाज़ार में भारत की महंगी चीज़ों की तुलना में लोग अमेरिका या फिर दूसरे देशों से आने वाली सस्ती चीज़ें खरीदना शुरू कर देंगे। इससे भारत का अमेरिका को होने वाला निर्यात कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए कपड़े के मामले में भारत के प्रतिस्पर्धी देश है वियतनाम और बांग्लादेश। यदि भारत से निर्यात कम होगा, अगर भारत में बनी चीज़ों की डिमांड कम होगी तो उत्पादन भी कम करना पड़ेगा, उत्पादन में कटौती करना पड़ेगा। इससे लोगों के रोजगार यानी नौकरियां जाने की संभावना बढ़ जाती है।
एक तरफ अमेरिका का टैरिफ है जिससे उत्पादन कम होने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जुलाई के आंकड़े आए हैं और ये आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में उद्योगों में पिछले 4 महीनों में सबसे ज़्यादा उत्पादन में वृद्धि हुई है। अब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि आईआईपी किसी क्षेत्र में मतलब उद्योगों के किसी क्षेत्र में या पूरे उद्योगों में या उद्योगों के एक समूह में दी हुई एक अवधि में उत्पादन में वृद्धि या कमी को बताता है। इस इंडेक्स में कुल उद्योगों में 40% का वेटेज लगभग 8 उद्योगों का है, जिनमें रिफाइनरी है, उसके बाद बिजली, बिजली के बाद स्टील, स्टील के बाद कोयला क्षेत्र, कोयले के बाद क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल के बाद नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के बाद सीमेंट और सीमेंट के बाद फर्टिलाइजर हैं। तो आईआईपी दिखा रहा है कि उत्पादन बढ़ रहा है। तो क्या इसके पीछे कारण क्या है? क्या इन वस्तुओं की डिमांड बढ़ी है? क्या इनका एक्सपोर्ट बढ़ा है? जवाब है नहीं। इसके पीछे 2 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है रूस से तेल की खरीद। चूंकि आईआईपी में सबसे ज़्यादा वेटेज रिफाइनरी का है तो आईआईपी में भी ग्रोथ तो दिखाई देगी। दूसरा कारण है सरकार की तरफ से किया जाने वाला पूंजीगत खर्च। जब सरकार अपनी तरफ से खर्च करती है तो भी घरेलू बाजार में डिमांड बढ़ती है। उदाहरण के लिए यदि सड़क बनानी है तो सीमेंट और लोहे की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। ये आंकड़े हर महीने बदलते रहते हैं, इसके लिए इन पर ध्यान देना या इन्हें याद रखना ज़रूरी नहीं है, हमें ट्रेंड्स याद रखने हैं। तीसरा कारण बताया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिमांड बढ़ी है क्योंकि महंगाई थोड़ी सी कम हुई है। खनन क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि इसमें लगातार 4 महीनों से उत्पादन में कमी आ रही है और इसका कारण है बाढ़। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में भीषण बाढ़ चल रही है। बिजली के उत्पादन में पिछले महीने की तुलना में इस महीने वृद्धि हुई है, लेकिन यह वृद्धि मामूली सी वृद्धि है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो अच्छे अच्छे आंकड़े आए हैं ये तूफान के पहले की शांति है। टैरिफ से कपड़ा उद्योग, परिधान उद्योग और चमड़ा उद्योग में पहले से ही दबाव है, यानी एक्सपोर्ट और डिमांड कम हुई है। इनका माल गोदामों में भरा पड़ा है। अधिकांश टैरिफ उन क्षेत्रों में लगा है जिन क्षेत्रों में ज़्यादा रोजगार हैं, ज़्यादा मजदूर काम करते हैं, यानी ये श्रम प्रधान क्षेत्र हैं। टैरिफ से बड़े पैमाने पर रोजगार खत्म होने की संभावना बढ़ गई है और हो सकता है यह शांति भी भंग हो जाए। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया है जिसके दुष्प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिखाई देंगे। पहले 25% का टैरिफ लगाया और यह कहकर कि भारत भी यूएस पर भारी मात्रा में टैरिफ लगाता है। फिर 25% का पेनाल्टी टैरिफ लगाया, यह कहकर कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और रूस को युद्ध में मदद कर रहा है। इसका नुकसान भारत के एमएसएमई यानी छोटे पैमाने के उद्योगों पर पड़ेगा, जो कि श्रम प्रधान क्षेत्र हैं, जो कि बड़ी मात्रा में लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अपने 4 महीने के उच्चतम स्तर पर है, जिसका मुख्य कारण है सरकारी खर्च बढ़ना, रूस से तेल की खरीद और गांवों में डिमांड का बढ़ना। क्षेत्रवार देखें तो कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा है। बुनियादी धातु, विद्युत उपकरण और गैर धातु खनिज जैसे सीमेंट के क्षेत्रों में भी वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई कम होने से डिमांड बढ़ी है। खनन में संकुचन है क्योंकि कोयला खदानों में बाढ़ आ गई है। बरसात का मौसम चल रहा है। बिजली उत्पादन में वृद्धि हुई है। टैरिफ से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में होंगे कपड़ा उद्योग, परिधान उद्योग, चमड़ा और फर्नीचर और सी फूड उद्योग। ये सभी एमएसएमई हैं और बड़ी मात्रा में रोजगार पैदा करते हैं। टैरिफ से रोजगार कम होने की संभावना है, निर्यात कम होने की संभावना है। सरकार इससे निपटने के लिए अपने प्रयास कर रही है ताकि इसके प्रभाव को कम किया जा सके। पिछले एडिटोरियल में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। मेंस के लिए मॉडल क्वेश्चन हो सकता है कि हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ ने निर्यात आधारित एवं श्रम प्रधान एमएसएमई क्षेत्रों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत की संभावित रोजगार हानि से उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। साथ ही सरकार को अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक स्तर पर किन किन उपायों पर ध्यान देना चाहिए चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले बताना है टैरिफ के बारे में, यूएस ने टैरिफ क्यों लगाए हैं, एमएसएमई क्षेत्र पर इसका क्या असर पड़ेगा। इसके बाद बताना है कि इससे रोजगार कैसे खत्म होंगे और अंत में बताना है कि सरकार इसके लिए क्या कर सकती है, इसके लिए उपाय सुझाने हैं। इन सभी बातों को हम इस एडिटोरियल में और पिछले एडिटोरियल में पढ़ चुके हैं।
विस्तार से लिख सकते हैं। एमसीक्यू सेक्शन में 2 सवाल हैं। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र अमेरिकी टैरिफ से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं? वस्त्र उद्योग, परिवहन उद्योग, चमड़ा उद्योग, औषधि उद्योग। 1, 2, 3 वस्त्र उद्योग, परिवहन उद्योग, चमड़ा उद्योग सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं, तो उत्तर होगा ऑप्शन ए। दूसरा सवाल है एमएसएमई क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, यह मुख्यतः श्रम प्रधान क्षेत्रों का संचालन करता है। बिल्कुल सही है। एमएसएमई क्षेत्र में ज़्यादा रोजगार पैदा होते हैं, ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलती हैं, तो श्रम प्रधान क्षेत्र है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न दबाव का सीधा असर रोजगार पर पड़ सकता है। बिल्कुल सही है। अमेरिकी टैरिफ से अमेरिका में भारतीय वस्तुओं की डिमांड कम होगी, निर्यात कम होगा, उत्पादन कम होगा और रोजगार जाएंगे। तीसरा स्टेटमेंट है सरकार ने इन क्षेत्रों की दीर्घकालिक तरलता समस्याओं को हल करने के लिए ठोस रोडमैप प्रस्तुत किया है। नहीं, अभी तक इस तरह का कोई रोडमैप प्रस्तुत नहीं किया है। प्रयास किए जा रहे हैं इसे संतुलित करने के। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए सही है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।